हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द वेस्टलैंड का फर्स्ट पार्ट, द बरियल ऑफ द डेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने द वेस्टलैंड के लिए पार्ट वाइज लेक्चर्स डिसाइड किया है बनाने का, क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में टीएस एलियट प्रेस्क्राइब्ड है। चाहे जीडीसी हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएचईएससी हो या एलटी हो, कोई भी एग्जाम। उसके अलावा केवीएस एनवीएस, मतलब कोई भी सिलेबस अगर मैं देखूं तो वो अधूरा है टीएच एलियट के अलावा। उसके अलावा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी प्रेस्क्राइब्ड है। तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी आपको एक रिवीजन काइंड ऑफ वीडियो दिया था, और उसमें मैंने सभी पार्ट्स को कवर किया था नटशेल में, और इम्पॉर्टेंट लाइन्स बताई थी। बट द वेस्टलैंड इतनी लेंदी पोयम है और इतनी इम्पॉर्टेंट पोयम है, हर एक पार्ट में इतनी इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि शायद उसे एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल ही है। देखा जाए मतलब 1 आवर की अगर वीडियो है तो शायद मुश्किल ही है ये। तो मैंने डिसाइड किया है कि सभी पार्ट पे मैं आपके साथ डिस्कशन करूं, जिससे कि जो भी पॉइंट उसमें रह गए हैं वो भी इसमें कवर हो जाए। ओके, तो ये पार्ट वाइज वीडियो का पहला पार्ट है, द बेरियल ऑफ द डेड। और इसमें हम इन सभी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उन सभी पॉइंट्स को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइंस में आपसे डिस्कस करूंगी क्या एल्यूजन्स हैं, क्या मीनिंग है, और क्या कीवर्ड हैं इस पार्ट में, हम उसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ प्लेस के नाम भी आए हैं जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, कई बार लोगों से ऑप्शन टिक करने में गलती हो जाती है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कैरेक्टर किस पार्ट में आया है, या ये प्लेस जो है, ये लाइन किस पार्ट में आई है। तो इसमें भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो हम उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए द वेस्टलैंड बहुत आसान हो जाए। और इसके अलावा देखा जाए तो मेरी ये बहुत ही फेवरेट पोएम रही है और हमेशा से है, और आई थिंक आप लोगों को भी ये पोएम बहुत पसंद है। तो डिस्कस करते हैं द बरियल ऑफ द डेड। ओके, तो इसका पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि व्हाई दिस सेक्शन इज कॉल्ड द बैरियल ऑफ द डेड। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइटल की सिग्निफिकेंस क्या है। ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बैरियल ऑफ द डेड ये सजेस्ट करता है कि ये जो पीपल हैं दे आर स्पिरिचुअली डेड। फिजिकली बैरियल को नहीं सिग्निफाई कर रहा है, दे आर स्पिरिचुअली डेड। नो फेथ इन रिलीजन, नो फेथ इन गॉड। ओके, मॉडर्न ह्यूमैनिटी इज अलाइव बट बायोलॉजिकली डेड है स्पिरिचुअली। तो इस पूरी पोएम में स्पिरिचुअल डेथ की ही बात की गई है, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन दिया है कि कैसे पीपल स्पिरिचुअली अपने को अलाइव कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर टाइटल को आप देखें कि कहाँ से लिया गया है, तो एंग्लिकल बैरियल सर्विस से ये टाइटल लिया गया है, मतलब बैरियल। एंड ग्रायल रीजन से भी लिया गया है, जहाँ पे डेड लैंड वेट कर रहा था रीजनरेशन का। आपको पता होगा फिशर किंग की कहानी और ग्रायल रीजन की कहानी आपको पता होगी कि फिशर किंग जो एक राजा थे, उनका जो लैंड था या उनका जो किंगडम था वो पूरा बैरन हो चुका था, श्रापित था वो। और फिर उनको ये सजेशन दी गई कि आप जाइए और होली ग्रेल को लेके आइए। तो ये कहीं ना कहीं उससे भी इन्फ्लुएंस है, प्रभावित है, और आपको पूरी स्टोरी में उस लीजेंड का असर देखने को मिलेगा। द टाइटल अगर मैं बात करूँ, द टाइटल इंडिकेट्स द बैरियल ऑफ फेथ, इमोशन एंड स्पिरिचुअल वाइटैलिटी इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, ये टाइटल किसको सिम्बलाइज कर रहा है? द बैरियल ऑफ फेथ, इमोशन एंड स्पिरिचुअल वाइटैलिटी इन मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये आपको याद रखनी है। ये पोएम पब्लिश हुई है 1922 में, ये आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में सभी कुछ बता दिया है। टाइटल कहाँ से लिया गया है, पब्लिकेशन, सब कुछ, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल थीम की बात करूँ तो स्पिरिचुअल बैरननेस है इसमें, फियर ऑफ रीबर्थ है, फ्रैगमेंटेशन है मेमोरी का, लॉस ऑफ फेथ है। इसको हम सब डिस्कस करेंगे।
मैकेनिकल मॉडर्न वर्ड है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर डिसइल्यूजनमेंट भी हमें इस पोयम में देखने को मिलता है। तो जैसे आपसे डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन बनेगा, डिस्कस द थीम ऑफ द वेस्टलैंड, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना है और आप सपोर्ट करने के लिए कुछ लाइंस बताएंगे, लाइंस को एनालाइज करेंगे, तो आपके लिए ये डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्पफुल होगा एंड ऑब्जेक्टिव में भी। तो इम्पॉर्टेंट लाइंस डिस्कस करते हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, पहली ही लाइन है टेक्स्ट की, वो है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ, ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड, मिक्सिंग मेमोरी एंड डिजायर, स्टिरिंग डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन। ओके, यहाँ पे पहला सवाल आता है कि अप्रैल क्रूएलेस्ट मंथ क्यों है? क्योंकि अप्रैल जो महीना है वो स्प्रिंग सीजन को दिखाता है, और कहीं ना कहीं आप देखो कि यहाँ पे लोग स्पिरिचुअली डेड हो चुके हैं और वो अब एक्टिविटी में नहीं आना चाहते हैं, वो अब डेड एंड इनएक्टिव ही बने रहना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों के लिए अप्रैल एक बैड मंथ है, बिकॉज दे डोंट वांट अ न्यू लाइफ। ओके, दे डोंट वांट अ न्यू लाइफ। यहाँ पे चौसर से भी कंपैरिजन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि चौसर में अप्रैल जो है उसको मंथ ऑफ हैप्पीनेस बोला गया है। ओके, तो वो आपको याद रखना है। कैंटरबरी टेल्स में लाइन आती है जिसमें अप्रैल को काफ़ी बढ़िया तरीके से ट्रीट किया गया, बहुत पॉजिटिवली बोला गया है। ओके, क्योंकि वहाँ पे सभी लोग सेंट थॉमस बैकेट की श्राइन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे सब लोग रिलीजियसली बहुत अवेकन है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज मॉडर्निज्म का ये ओपनिंग शॉक है, मॉडर्निज्म को ये दिखा रहा है, और इसके अलावा इसने लिटरेरी ट्रेडिशन को एनवर्ट कर दिया है। एनवर्ट कैसे किया है अभी मैंने आपको बताया, चौसर की जो लाइन है उसका जस्ट अपोजिट है इसमें। और चौसर में आपको अप्रैल मंथ दिखेगा जॉय का, पिलग्रिमेज का एंड रिन्यूअल का, लेकिन टीएस एलियट में अप्रैल पेनफुल रीबर्थ का मंथ है। ओके, इसका मतलब क्या है कि मॉडर्न मैन डरता है रिन्यूअल से, और उसे नमनेस ज़्यादा पसंद है बजाय की अवेयरनेस की, बजाय की एक्टिवनेस के, बजाय की बैक टू लाइफ के। दे डोंट वांट, अब दे डोंट लाइक अ सीजन दैट इज फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड एक्टिविटी। जैसे अगर आप देखो तो स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं, लाइक हैप्पीनेस का सीजन है, बट उन्हें नहीं पसंद है। तो अगर आप देखें तो लाइफ जो है डेडलैंड से जो एमर्ज करी वो बहुत ही क्रूएल है। ओके, एग्जाम में जब भी आपको लिखना है तो चौसर वर्सेस एलियट आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इसको ज़रूर लिखना है। और मेमोरी एंड डिज़ायर का भी आपको पॉइंट नोट करना है। मेमोरी कैसे? मेमोरी जो है वो पेनफुल पास्ट को रेफर कर रही है, एंड डिज़ायर रेफर करी अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग को। इसको मैं आपको बताऊंगी। मेमोरी एंड डिज़ायर में आपको मैरी को आपको एग्जाम्पल देना है, ये लाइन में भी आपको बताऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे फिर लाइन आती है, विंटर केप्ट अस वार्म, विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो। ऐसा क्यों है? क्योंकि विंटर एक ऐसा सीजन है जो कि बिल्कुल भी एक्टिवनेस से एसोसिएटेड नहीं है। ओके, और इनके लिए विंटर जो है वो लाइफ ऑफ कंफर्ट है, क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल एंड मॉरल वैल्यूज पूरी तरीके से डेड हो चुकी हैं, वो सब कुछ भूल चुके हैं, और इसलिए उनका जो डेथ वाला जो पार्ट है उन्हें वो ज़्यादा पसंद है बजाय की रीबर्थ से। दे प्रेफर डेथ, दे प्रेफर इनएक्टिवनेस बजाय की एक्टिवनेस के। उन्हें रीबर्थ नहीं पसंद है। ओके, उन्हें रीबर्थ नहीं पसंद है, उन्हें डेथ वाला ही सीजन पसंद है। अगर आप देखो तो विंटर में क्या होता है, विंटर में कुछ भी चीज़ ब्लोसम नहीं होती है, सब कुछ बर्फ के नीचे दब जाता है, डेड हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, लेकिन इन्हें यह अच्छा लग रहा है। तो मॉडर्न कॉन्शियसनेस है दैट इज टॉर्न बिटवीन बोथ। ओके, सिंबलिज्म यहाँ पे हम क्या देखते हैं, विंटर डेथ तो है बट इसमें पीस है, इसमें कंफर्ट है। स्नो, यहाँ पे लाइन आई है, कवरिंग अर्थ इज ना फॉरगेटफुल स्नो। तो फॉरगेटफुलनेस अभी मैंने बताया था, फॉरगेटफुलनेस एंड मेमोरी एंड डिजायर को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो स्नो जो है वो फॉरगेटफुलनेस को शो कर रहा है और एस्केप को भी शो कर रहा है। ठीक है, उनके लिए जो रीबर्थ है कहीं ना कहीं उनके स्पिरिचुअल साइड को अवेकन करेगा, लेकिन उन्हें अभी एक्टिवनेस में आना ही नहीं है, उन्हें इमोशनल नमनेस ज़्यादा पसंद है। ओके,
तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि यहाँ पे सेल्फ नॉलेज का फियर है। और अब आप देखिए मैरी का एपिसोड जो मैंने आपको बोला था, यहाँ पे लाइन आती है, समर अ लिटिल लाइफ विद ड्राइड ट्यूबर्स, समर सरप्राइज्ड अस, coming over the Starnbergis with a shower of rain. We stopped in the colonnade and went on in sunlight into the Hof Garden. Hof Garden यहाँ पे लाइन आती है, हॉफ गार्डन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, हॉफ गार्डन। एंड ड्रैंक कॉफी। हॉफ गार्डन क्या है? ये पब्लिक पार्क है, ठीक है, ये पब्लिक पार्क है म्यूनिक में, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन आ रही है, When we were children staying at Archduke's, my cousins, he took me on a sled and I was frightened. He said, Mary, Mary, hold on light. And down we went in the mountains. There you feel free. I read much of the night and go south into the winter. अब यहाँ पे देखिए मैरी की लाइन आई है, मैंने आपको बताई, समर सरप्राइजेस कमिंग ओवर द स्टैनबर्गीज। तो यहाँ पे आपका सवाल हो सकता है कि समर ये मैरी कौन है? तो मैरी काउंटेस, एक जर्मन प्रिंसेस है, काउंटेस है मैरी लैरिस, एंड यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी को दिखा रही है। और ये बताती है, यहाँ पे एक लाइन भी आई है जो कि आपकी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है, और इसका मतलब होता है दे मीन आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया एंड आई एम रियल जर्मन, ठीक है। ये लाइन आपकी आती है, ये आपको ध्यान रखनी है लाइन, शुरुआत की लाइन आपको याद रखनी है, दे मीन आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लिथुआनिया एंड आई एम रियल जर्मन। तो ये लाइन भी बोलती हैं। तो मैरी का जब एपिसोड आपको पता चले या जब आप पढ़े तो आप हॉफ गार्डन को याद रखें, काउंटेस मैरी, इनका नाम याद रखें, यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी को दिखा रही, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इनका कहना है समर सरप्राइजेस। समर सरप्राइजेस मतलब कि समर जो है वो कहीं ना कहीं महीना है, सिंबल है रीबर्थ का, ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो कहीं ना कहीं जब समर आती है तो हम सरप्राइज हो जाते हैं। एंड स्टैनबर्गीस, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, ये लेक है, ठीक है, ये लेक है, वेस्ट जर्मनी में है ये लेक, नियर म्यूनिक, ठीक है। तो इनका कहना है कि समर सरप्राइज करती है और वो अपनी मेमोरीज को याद करती हैं बचपन की, जो मैंने भी आपको बताया, माई कजिन्स ही टुक मी ऑन द शेड, ये बताती हैं एक घटना जिसमें ये और इनके फ्रेंड समर रेन में फंस जाते हैं और एक छत के नीचे ये शेल्टर लेती हैं। तो ये बताती हैं कि कैसे उन्होंने उस रेन के नीचे कैसे अपने आप को बचाया। और वो हॉफ गार्डन की भी बात बताती हैं कि वहाँ उन्होंने जाके पब्लिक पार्क में जाके कॉफ़ी पी, गॉसिपिंग की। फिर दूसरी वो घटना बताती हैं आर्क ड्यूक के बारे में कि वो उनके साथ एक स्लेड में गई थी लेकिन वहां पे वो डर गई थी, ठीक है। तो ये सब आपको इतना नहीं फोकस करना, लेकिन आपको ये समझना है कि कैसे मेमोरी एंड डिजायर यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो इनका एक्सपीरियंस, जो नरेशन है कि कैसे वो बता रही है, ये कहीं ना कहीं मॉडर्न सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि फिजिकल एंजॉयमेंट एंड रिक्रिएशन की सर्च में है। और कॉफी हाउस एंड गॉसिपिंग, इसी में अपने आप को वो बिजी रख रहे हैं। कहीं ना कहीं हम मैरी को देखते हैं कि उसके अंदर शैलोनेस है और यही बाकी लोगों की भी सिचुएशन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। और कहीं ना कहीं ये दिखाता है इनकी एरिस्टोक्रेसी को भी, ओके। चलिए देखते हैं आगे। रिप्रेजेंट द ओल्ड यूरोप बिफोर वॉर, आई रीड मच ऑफ द नाइट एंड गो साउथ इनटू द विंटर, ये लाइन आपकी आएगी, ठीक है। And down we went in the mountains, there you feel free, I read much of the night and go into the winter, go south into the winter। तो ये दिखा रहा है इंटेलेक्चुअल escapism, आइसोलेशन ऑफ मॉडर्न मैन। इसका मतलब क्या है? फ्रैगमेंटेड मेमोरीज को दिखा रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी स्पिरिचुअल डेथ नहीं है और प्लेजर है विदाउट पर्पस। जैसे मैंने अभी आपको मैरी का एपिसोड बताया, यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैसे ये शो ऑफ कर रही हैं, कैसे ये शैलोनेस दिखा रही हैं। साउथ विंटर जो कि एक एक्टिवनेस नहीं है, इस महीने में इनएक्टिवनेस है, उसको कहीं ना कहीं लोग अच्छा मान रहे हैं। और स्प्रिंग जो है वो सरप्राइज कर रहा है लोगों को, ठीक है, सॉरी, समर सरप्राइज कर रहा है, स्प्रिंग जो है वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? पीपल आर स्पिरिचुअली डेड, ओके। अब एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ चीजें याद रखनी है।
जैसे कि यहाँ पे आपको ये याद रखना है, मैरी रिप्रेजेंट कर रही है एम्प्टीनेस ऑफ एरिस्टोक्रेटिक कल्चर, जो कि डिटैच हो चुकी है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओके, इसके बाद एक हायासिंथ का भी पैसेज आएगा। तो इसके पहले मैं आपको एक और लाइन बताती हूँ। यहाँ पे आती है नेक्स्ट लाइन, व्हाट आर द रूट्स दैट क्लच, व्हाट ब्रांचेस ग्रो आउट ऑफ दिस स्टोनी रबिश, सन ऑफ मैन। आती है लाइन, सन ऑफ मैन, you cannot say or guess, for you know only a heap of broken images. Where the sun beats and the dead tree gives no shelter, the cricket no relief, and the dry stone no sound of water. Only there is shadow under this rock. ये जितनी भी लाइन मैंने बोली आपसे सन ऑफ मैन से, ये सारी इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जब शुरुआत की जो लाइन है, what are the roots that clutch, what branches grow out of this stony rubbish, ये दिखा रहा है कि जो ओल्ड सिविलाइजेशन है उसने अपनी वैल्यूज अब खो दी है और केवल एक हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस बन के रह गया है। सन ऑफ मैन किसको दिखा रहा है? सन ऑफ मैन क्राइस्ट को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब पूरी जगह अगर देखा जाए तो केवल वेस्ट लैंड ही है, कुछ भी इमेज नहीं दिख रही है, और यहाँ पे एक डेड ट्री दिख रहा है, केवल एक डेड ट्री दिख रहा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वेस्टलैंड के पीपल का। ठीक है, वेस्टलैंड के पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बैरन लैंड है उसमें अब कुछ भी नहीं रह गया है। यहाँ पे लाइन आती है, द क्रिकेट नो रिलीफ, द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, मतलब जो डेड ट्री है, जो लोग हैं वो डेड ट्री जैसे हो चुके हैं और वो किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, किसी को भी कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। और जो क्रिकेट का जो म्यूजिक है वो भी अब किसी को कोई भी रिलीफ नहीं दे रहा है। तो ये जो स्टोनी जो इमेज है, ड्राई स्टोन की जो इमेज है, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बैरनेस को दिखा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ओनली देयर इज शैडो अंडर दिस रेड रॉक, यहाँ पे लाइन आती है। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि एक एंजल ने प्रोटोगोनिस्ट को ये समझाया है कि आप ग्रेट रॉक के नीचे, ग्रेट रॉक मतलब क्या होता है, क्रिश्चियन चर्च के नीचे आप खड़े रहिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है गॉड की स्ट्रेंथ को। तो उनका कहना है कि जो अब शैडो जो है वो भी, उसमें भी अब चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे लाइन आ रही है, आई कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस रेड रॉक एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर your shadow at morning striding behind you or your shadow at evening rising to meet you. I will show you fear in a handful of dust. तो ये बताते हैं कि मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, और जो शैडो है, जो मेरी जो शैडो पड़ रही है रॉक के नीचे, वो भी चेंज हो रही है। कैसे? ये बता रही है कि कैसे इंसान की लाइफ, जो मॉर्टल लाइफ है, वो कैसे चेंज होती है। जैसे कि जो शैडो यूथ में होती है वो इंसान के पीछे पड़ती है। ठीक है, शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू, ये जो शैडो है मॉर्टल की, वो हमेशा चेंज होती रहती है। और यूथ के टाइम, यूथ मॉर्निंग जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इस समय शैडो कहाँ पड़ती है? उसके पीछे पड़ती है। लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो शैडो उसके सामने आ जाती है। इवनिंग का टाइम, इवनिंग जो है वो ओल्ड एज को दिखा रहा है, तो शैडो वो सामने आ जाती है। मतलब कि जो इंसान है वो क्या है? मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मैन इज मॉर्टल। तो मॉर्निंग जो है वो यूथ को दिखा रहा है, एंड इवनिंग ओल्ड एज को दिखा रहा है। ओके, आई विल शो यू फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका कहना है कि मैं आपको दिखाऊंगा, क्या दिखाऊंगा? जो फियर है डेथ का लोगों के मन में, जो इंसान है वो हैंडफुल ऑफ डस्ट है और कुछ नहीं है। मतलब पूरे टाइम उसके माइंड में एक फियर बना रहता है डेथ का, शुरू से लेके, यूथ से लेके एंड तक एक फियर का डर बना रहता है, और जिसके कारण वो हमेशा टेंशन में रहता है। वो हमेशा सोचता है कि कैसे मैं अपने इस डर से छुटकारा पाऊं, लेकिन उस डर से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। ठीक है, उसके मन में, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही अनफुलफिल्ड डिजायर का दर्द रहता है, बहुत सारी चीजें हैं, और उसके कारण एक लाइफ पूरी पेनफुल ही रह जाती है। ओके, अब इसके बाद आपके हायासिंथ गर्ल का रेफरेंस आता है, क्योंकि इसके पहले ये नहीं लिखा है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हायासिंथ गर्ल का देखिए, यू गेव मी हायासिंथ फर्स्ट अ ईयर एगो, दे कॉल्ड मी हायासिंथ गर्ल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हायासिंथ किसका सिंबल है, कहाँ लाइन आती है। तो इट इज सिंबल ऑफ लव, रीबर्थ एंड होप, एंड ग्रीक में हायासिंथस को ये रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे लाइन आती है, आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड। ओके, your arms full, your hair wet. I was neither living nor dead.
आई न्यू नथिंग लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से लाइन आपकी आई कुड नॉट स्पीक एंड माई आईज फेल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ये दिखा रहा है इमोशनल पैरालिसिस को, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन को, मॉडर्निस्ट साइलेंस को दिखा रहा है। कहीं ना कहीं हायसिन गर्ल सेंशुअसनेस को भी दिखा रही है, और ये उसका एक्सपीरियंस बता रही है कि एज अ लवर उसका एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा। ठीक है, एज अ लवर उसका एक्सपीरियंस कितना बुरा रहा। और इसके अलावा योर आंस फुल एंड योर हेयर वेट, ये लाइन दिखा रही है उनके लव रिलेशनशिप का, जो भी इलिसिट या वट एवर रिलेशनशिप, उसकी एक्साइटमेंट को दिखा रहा है जो उसके और उसके लवर के बीच रहा है। ठीक है, वो ये भी बता रही कि हायासिन गर्ल ये भी बता रही कि अब उसके लवर्स का के मेमोरी में अब वो नहीं है, अब वो उसको भूल चुके हैं। तो आपको ये समझना है कि हायासिन्थ गर्ल जो है वो सेंशुअस लव को शो कर रही है। ओके, एंड शी इज फॉरगॉटन बाय हर लवर, और कहीं ना कहीं वो उस ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन को भी शो कर रही है। लुकिंग इन टू द हार्ट ऑफ लाइट, द साइलेंस, ये क्या दिखा रहा है? ये मिस्टिकल बट एम्प्टी एक्सपीरियंस को दिखा रहा है। साइलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअल वॉइड को, साइलेंस का रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिचुअल वॉइड को। ठीक है, यहाँ पे लाइन जो आती है बोलती है आई वॉज निदर लिविंग और नॉट डेड, ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो लाइफ इन डेथ को दिखा रहा है। इनका ये कहना है कि जो उनका लव रिलेशनशिप था उससे उन्हें कोई भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं मिली, कोई भी जॉय नहीं मिला, कोई भी रिलैक्स कंफर्टेबल फीलिंग नहीं मिला, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। और कहीं ना कहीं इस मॉडर्न लाइफ में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है या जो लव रिलेशनशिप है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन लस्ट। ओके, दैट इज नॉट बेस्ड ऑन लव, दैट इज बेस्ड ऑन लस्ट एंड इमोशनलेसनेस को भी दिखा रहा है। ओके, इसकी पहले एक लाइन आती है जो कि जर्मन ओपेरा से ली गई है, इस हायासिन्थ के जस्ट पहले ही आप देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ से लाइन ली गई है। एक ओपेरा से ली गई है, ठीक है, ट्रिस्टन एंड आइसल, ट्रिस्टन एंड आइसल, ये जर्मन ओपेरा से लाइन ली गई है और ये रिचर्ड वैगनर ने लिखा है। इसको आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। रिचर्ड वैगनर ने लिखा है, जर्मन ओपेरा से लाइन आती है। कई बार आपको रेफरेंसेस आपसे पूछे जाते हैं। इसका मतलब होता है एम्पटी एंड डेजोलेट द सी। ओके, एम्पटी एंड डेजोलेट द सी। और ये कहीं ना कहीं ये बता रहे कि जो ट्रिस्टन है वो रिजेक्टेड हो चुके हैं, उनकी बिलवेड आइसोल्ड ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, और अब वो बहुत ही ज़्यादा डिसइल्यूजन्ड फील कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं अपनी बिलवेड का शी शोर पे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आने का कोई भी साइन उन्हें नहीं दिख रहा है। इसलिए जो सी है वो भी उनके लिए अब मीनिंगलेस दिख रहा है, और उन्हें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक अलाइवनेस की, या एक आप कह सकते होप की, एक खुशी की, ओके, वो उम्मीद कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये ट्रिस्टन एंड आइसोल्ड का जो एपिसोड है वो ट्रैजिक लव को दिखा रहा है। तो आप जब भी देखेंगे आपको एक रेफरेंस मिलेगा, और उसके बाद आपको किसी ना किसी की स्टोरी या किसी ना किसी कैरेक्टर को आप देखेंगे। ठीक है, तो ये जो लाइंस आई हैं ये कहीं ना कहीं अब एक काइंड ऑफ इंट्रो था हायासिन्थ गर्ल के लिए। ये बता रहा है कि जो गिल्टी लव है वो कोई भी एक सेटिस्फैक्शन या हैप्पी फीलिंग नहीं देता है, और आज के टाइम में जो मॉडर्न एज में जो लव है वो लस्ट बन चुका है। उसमें कुछ भी लाइफ नहीं है, उसमें कुछ भी वाइटैलिटी नहीं है, दैट इज ओनली बेस्ड ऑन द सेटिस्फैक्शन एंड मैकेनिकल लव। ओके, और हायासिन्थ गर्ल का मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, बिब्लिकल एल्यूजन आपको इस पोएम में भी दिखा था इसके पहले, ये आप एक बार देख लीजिए। बुक ऑफ एजेकिल से लिया गया, सन ऑफ मैन यू कैन नॉट से और गेस फॉर यू ओनली अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस। ये मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस है। ओके, कि ये जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज को खो चुके हैं। और यहाँ पे एक लाइन आती है, वेयर द सन बीट्स, वेयर द सन बीट्स एंड डेड ट्री डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर। ये दिखा रहा है कि ये जो वेस्ट लैंड है ये अब एक्सेसिव हीट का शिकार हो चुका है, एक्सेसिव हीट का शिकार हो चुका है। इसके मतलब कि यहाँ पे अब कुछ प्रोडक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई चीज़ का वेजिटेशन नहीं हो सकता, और ये स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल डेथ का
स्पिरिचुअल बैरनेस को सिंबलाइज कर रहा है। और डेड ट्री गिव नो शेल्टर, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कंप्लीट बैरनेस। ओके, तो ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का पूरा डेजोलेशन दिखाता है। ओके, सोर्स आपको याद रखना है बुक ऑफ एजेकिल, और इसका मीनिंग क्या है? ह्यूमैनिटी हैज लॉस्ट प्रॉफिटिक विजन, नॉलेज रिड्यूस टू फ्रैगमेंट्स। ओके, ब्रोकन इमेज क्या दिखा रहा है? शैटर्ड बिलीफ सिस्टम। मतलब मॉडर्न मैन अब इंटरप्रेट नहीं कर सकता किसी भी रियलिटी को, स्पिरिचुअली नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। आई विल शो यू फेयरफुल इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये एग्जाम की फेवरेट लाइन है, और कहीं ना कहीं एलियट का इसमें कॉम्पैक्ट विजन दिखता है। ओके, बाइबल का एल्यूजन है यहाँ पे, डेथ, डिके एंड फ्यूटिलिटी को दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो इनसिग्निफिकेंट है, और फियर अवेयरनेस ऑफ मॉर्टेलिटी से आता है, जो मैंने आपको बताया था। अब आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस अब कंडेंस हो चुकी है डस्ट में। ओके, तो ये कुछ पार्ट थे जो काइंड ऑफ रिवीजन भी आपका हो गया, जो आपने पढ़े थे। अब आता है नेक्स्ट जो रेफरेंस आएगा, या जो नेक्स्ट कैरेक्टर आएंगी इस पार्ट में, वो आएंगी मैडम सोसोस्ट्रेस। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट आएंगे। पहले तो बरियल ऑफ द डेड में बताया गया है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। फिर उसके बाद हॉफ गार्टन आता है, उसके बाद मैरी का एपिसोड आएगा। ठीक है, स्टैंड बर्गीज का रेफरेंस यहाँ पे आएगा। सन ऑफ मैन, अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस, ये सारी लाइन्स आएंगी। आई विल शो यू फेयर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये लाइन्स आएंगी। हायासिंथ गर्ल, उसका रेफरेंस बताया गया है कि कैसे लव जो है उसका वो एक काइंड ऑफ लव इन डेथ हो चुका है। नो एक्टिवनेस या नो हैप्पीनेस, नॉट एक्टिवनेस, नो हैप्पीनेस, नो कंफर्ट। अब मैडम सोसोस्ट्रेस का रेफरेंस आएगा, अब देखते हैं। मैडम सोसोस्ट्रेस फेमस क्लेयरवोयेंट, ठीक है, had a bad cold, nevertheless is to be known as the wisest woman in Europe. अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, the wisest woman in Europe. ओके, तो आपको ये याद रखना है, ये एक फॉल्स प्रोफेट है, ये एक फॉल्स प्रोफेट है, और ये हमेशा डरती रहती हैं। इनके पास विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट ऑफ रिलीजन को दिखा रहा है कि अब रिलीजन की जगह कार्ड्स ने टेक प्लेस कर लिया है। ये एक आयरोनिक फिगर है, ये आपको याद रखना है। ओके, आयरोनिक फिगर है, और यहाँ पे वो जब कार्ड्स दिखाती हैं उसका भी बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो पहले तो आप जानिए कि यहाँ पे मैडम सोसोस्ट्रेस का एग्जाम्पल दिया ही क्यों गया है। ये दिखाया जा रहा है कि अब कैसे मॉडर्न सोसाइटी अब एकदम मतलब लो हो चुकी है, और यहाँ पे कैसे लोग एक फॉर्चून टेलर पे फोकस होके या डिपेंड होके अपनी लाइफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इजिप्ट में जो भी फर्टिलिटी है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे वेदर प्रॉफिट बताते थे कि क्या नील नदी में राइज एंड फॉल क्या आने वाला है, कब आने वाला है, उसको वो बताते थे। और उनके पास लगभग 78 टैरेट कार्ड्स होते थे जिसकी मदद से बताते थे। ठीक है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्चून टेलिंग बहुत ही ज़्यादा अनडिजायरेबल है और क्रिमिनल बिजनेस है, और इसीलिए मैडम सोसोस्ट्रेस यहाँ पे डरती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स है इनके पास। ठीक है, विग्ड पैक ऑफ कार्ड्स मतलब कि ये क्रिमिनल जो है बताया गया है, और इलीगल चीज को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, मैडम सोसोस्ट्रेस जिन्हें वाइजेस्ट वुमेन इन यूरोप समझा जाता है, इनके पास कुछ कार्ड हैं, और वो किस किस चीज को रेफर कर रहे हैं ये आप देखते हैं। पहले तो आपको याद रखना है, पहला कार्ड है द हैंगमैन का, सॉरी नॉट हैंगमैन का है, पहला ये आपका कार्ड जो दिखाती हैं वो है ड्राउंड फिनिशियन सेलर का। ठीक है, पहला कार्ड दिखाती है ड्राउंड फिनिशियन सेलर का, और जिसके लिए लाइन आती है दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। लुक, ये टेम्पेस्ट से लाइन आती है, टेम्पेस्ट से लाइन आएगी, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज। फिनिशियन सेलर आपको याद रखना है, इस पे डेथ बाय वाटर भी बेस्ड है, फ्लेबस नाम है इसका। ठीक है, साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ को दिखा रहा है, ये साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ को दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद ये दिखाती हैं दूसरा कार्ड, किसको दिखाती हैं? बेलाडोना को, बेलाडोना का कार्ड दिखाती है, जिसे द लेडी ऑफ द रॉक्स भी बोला जाता है, द लेडी ऑफ सिचुएशंस भी बोला जाता है। फिर दिखाती है कार्ड मैन विथ 3 स्टॉप्स को, क्या दिखाती हैं?
मैन विथ 3 स्टाफ्स, ये आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऐड नहीं है। ओके, उसके बाद दिखाएंगे ये व्हील को। व्हील क्या दिखा रहा है? व्हील फेट को दिखा रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को दिखा रहा है। ओके, इसके बाद इन्होंने एक कार्ड दिखाया था जो कि था वन आइड मर्चेंट। ये मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी क्या मतलब है इसका, क्योंकि मैं सभी लाइंस को कवर कर रही हूँ। वन आइड मर्चेंट है और उसके बाद एक कार्ड इन्हें दिखता है जो कि ब्लैंक दिखता है। तो यहाँ से आपके देखिए क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा कार्ड वो दिखाती हैं, ठीक है, और किस कार्ड का क्या मतलब है। और ये ब्लैंक कार्ड जो है वो बोलती हैं कि समथिंग ही कैरीज ऑन हिज बैक एंड विच आई एम फॉरबिडन टू सी। यहाँ पे लाइन आती है आई डू नॉट फाइंड द हैंगमैन। तो हैंगमैन मैंने आपको बताया। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कार्ड बता रही हैं, पहला तो उन्होंने कार्ड बताया किसका? फिनिशियन सेलर का। फिनिशियन सेलर के लिए वो लाइन बोलती हैं टेम्पेस्ट की, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो ड्राउंड मैन की जो आईज है वो पर्ल में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, बेलाडोना जो है, बेलाडोना का कार्ड, इसको लेडी विद इंट्रिग्स भी कह सकते हैं, वो लव इंट्रिग्स को सिंबलाइज कर रही हैं। द मैन विथ 3 स्टाफ्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? या तो फिशर किंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2-3 रेफरेंस यहाँ पे मिले हैं मुझे, तो मैं तीनों ही बता दे रही हूँ आपको। मैन विथ 3 स्टाफ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फिशर किंग को। कहीं कहीं मुझे जो क्रिश्चियनिटी में जो 3 है, लाइक 3 जो पॉइंट है, लाइक गॉड, सन एंड हॉली क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ट्रिनिटी को दिखा रहा है, ऐसा भी मुझे मिला है। तो आप इसको एक बार चेक करिएगा कि किसे सिम्बलाइज कर रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, फिशर किंग से अगर को रिलेट करूँ तो ये 3 क्वालिटीज को दिखा रहा है, जो डा 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 आपको मिलेगा, है ना, लास्ट में डा 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 जो सिंबलाइज कर रहा है वो मिलेगा। और ये स्पिरिचुअल एंड फिजिकल रीजनरेशन की बात करते हैं। कार्ड ऑफ व्हील किसको दिखा रहा है? फेट को, फॉर्चून को, धर्मा की कार्ड को। वन आइड मर्चेंट दिखा रहा है एक ऐसे मॉडर्न मैन को जिसकी मेटलिस्टिक जो आइज है वो तो है, लेकिन स्पिरिचुअली आइज अब नहीं है। मतलब कि एक आइज जो स्पिरिचुअल वाली थी, जो रिलीजन वाली थी, वो ब्लाइंड हो चुकी है। ठीक है, पहले के टाइम में अगर देखा जाए तो रिलीजन एंड बिजनेस दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ थे, दोनों को बैलेंस करके चला जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्न मैन है वो बिजनेस या कॉमर्स में ही पूरा फोकस हो चुका है, मेटलिस्टिक ही हो चुका है, स्पिरिचुअली वो डेड हो गया है। ओके, यहाँ पे अब लास्ट जो अब बताते हैं हैंग कार्ड, ये बोलती हैं आई डू नॉट फाइंड द हैंगमैन। ठीक है, आई डू नॉट फाइंड अ हैंगमैन। हैंगमैन किसे रेफर कर रहा है? रेफर कर रहा है क्राइस्ट को, जिनका क्रूसिफिकेशन किया गया था। और अब ये क्या सिम्बलाइज कर रहा है कि रिडेम्पशन अब मॉडर्न मैन में मिसिंग है, अब रिडेम्पशन नहीं पॉसिबल है। ओके, तो ये कुछ कार्ड हैं, ये आपको याद रखने हैं। और इसके बाद ये लाइन आती है फियर दैट बाय वाटर आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग राउंड इन अ रिंग, इफ यू सी डियर मिसेस एक्विटोन। मिसेस एक्विटोन, यहाँ पे लाइन आती है मिसेस एक्विटोन। ठीक है, ये कहती हैं अगर आप मिसेस एक्विटोन को देखें तो आप टेल हर आई ब्रिंग द हॉरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल डीज डेज, वन मस्ट बी सो केयरफुल डीज डेज। ये दिखा रहे हैं इनको फियर को। और मिसेस एक्विटोन इनकी एक क्लाइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन आ रही है कि मैं आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल, ये क्या सिम्बलाइज कर रहा है? ये मैकेनिकल लाइफ को दिखा रहा है, लोगों की जो 9 to 6 PM वाली जो जॉब है उसको दिखा रहा है। द पीपल आर एमलेस, दे हैव नो एम इन लाइफ, दे आर स्टक इन अ साइकिल ऑफ अ मैकेनिकल लाइफ। तो ये बता रही हैं अपने एक क्लाइंट्स के लिए कि उनका हॉरोस्कोप उन्होंने प्रिपेयर कर दिया है और वो जल्द ही उनको बताएंगी। तो वो ये लास्ट में भी इनकी फियर को भी दिखाया गया है कि वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज, मतलब कि उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि पुलिस उनके जो भी काम है उसको बंद कर देंगे इलीगल कह के। ओके, तो आपको याद रखना है कि शी इज अ क्लेयर वोएंट। क्लेयर वोएंट भी वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है कि वो फॉर्चून टेलर है मैडम सोसोस्ट्रिस के लिए। और ये आपको याद रखना है कि इनको दिखाया गया है मॉडर्न फेकनेस के लिए। ओके, इन्हें द वाइजेस्ट वुमेन बोला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका इलीगल भी ये बिजनेस है, जो कि यहाँ पे हमारी मॉडर्न लाइफ की जो डेथनेस है उसको दिखा रहा है।
ठीक है, जो लोगों की लाइफ है उसमें कोई अब रियलिटी नहीं है उसको भी दिखा रहा है। ठीक है, तो कितने पैक ऑफ कार्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं, 78 कार्ड हैं। और बेलाडोना का रेफरेंस आता है यहाँ पे, फिनिशियन सेलर का आता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो लेडी ऑफ द रॉक्स हैं, लेडी ऑफ द रॉक्स रेफर कर रही हैं वर्जिन मैरी को। ठीक है, और लेडी ऑफ सिचुएशन ये किसको रेफर कर रही हैं, और लेडी ऑफ लव इंट्रीग्स को। बेलाडोना एक ब्यूटीफुल लेडी को रेफर कर रहा है। ओके, और मैन विथ 3 फोल्ड्स, ये 3 स्लेव्स ये किसको रेफर कर रहा है, फिशर किंग को। और 3 स्टिक्स, 3 स्टैफ्स जो रेफर कर रहा है वो रेफर कर रहा है 3 स्टेजेस को, 3 वेज ऑफ सॉल्वेशन, डा डा डा। व्हील किसको रेफर कर रहा है, व्हील रेफर कर रहा है धर्म को। ठीक है, तो ये सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। और वन आइड मर्चेंट, ये इसका नाम आपको याद रखना है, मर्चेंट है, ये कहाँ का है, मर्चेंट है ये। ठीक है, और समायना का मर्चेंट है, ये आप याद रख सकते हैं, ये प्लेस है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आगे देखते हैं, अनरियल सिटी। Unreal city under the brown fog of a winter dawn. A crowd flowed over London Bridge. So many. I had not thought death had undone so many. Unreal city अब किसे रेफर कर रहा है, ये हेल को रेफर कर रहा है, ये आपको याद रखना है, दांते से रेफरेंस आता है। ओके, ये दांते से रेफरेंस आया है, और यहाँ पे अनरियल सिटी लंदन को दिखा रहा है। अनरियल सिटी अंडर द ब्राउन फॉग, तो ये इन्फर्नो से रेफरेंस लिया गया, ये इल्यूजन आपको याद रखना है। लंदन को दिखा रहा है कि लंदन कैसे मॉडर्न हेल बन चुका है। द पीपल आर फेट स्टक इन अ मैकेनिकल लाइफ, क्राउड ऑफ लाइफलेस पीपल को शो कर रहा है। स्पिरिचुअल डेथ इन डेली रूटीन। ओके, A crowd flowed over London Bridge, so many. I had not thought death had undone so many. तो ये आपको ये लाइन्स याद रखनी है। दांते के हेल्थ से ये रेफरेंस है, एल्यूजन्स है, क्राउड ऑफ डेड सोल्स को रेफर कर रहा है। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न मैन है, दे आर जस्ट लिविंग अ लाइफ ऑफ डेथ, दे आर लिविंग कॉर्प्सेस। डेथ को दिखा रहा है, लाइक नो लाइफ, नो अलाइवनेस, एंड उनका मैकेनिकल रूटीन है, एमलेस है, विदाउट मीनिंग है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइंस क्लियर हैं। ओके, तो यहाँ पे रेफरेंस ये है कि दांते जो है वो हेल के बाहर खड़े हुए थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अंदर जाते हुए देखा। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि लंदन की जो सिचुएशन है कि यहाँ पे लोग इतना भाग रहे हैं, लोग मैकेनिकल हो चुके हैं और उन्हें अब रिलीजन की कोई परवाह नहीं है, दे डोंट हैव एनी फेथ, और वो भागते हुए कहाँ जा रहे हैं ये भी आप देखेंगे। ठीक है, लाइन यहाँ पे आएगी, फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट। कहाँ जा रहे हैं वो भाग के, किंग विलियम स्ट्रीट। ओके, इसके बाद आपको रेफरेंस आएगा, सेंट मैरी विल नॉट कीप द आवर्स विद द डेड साउंड ऑन द फाइनल स्ट्रोक ऑफ 9। ठीक है, तो सेंट मैरी विल नॉट का आपको रेफरेंस मिलता है यहाँ पे, सेंट मैरी विल नॉट का रेफरेंस। और इसके बाद स्टेटसन का रेफरेंस आएगा, तो पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कैसे जो मॉडर्न पीपल हैं कैसे वो भीड़ बना के भाग रहे हैं, एक मैकेनिकल लाइफ का हिस्सा बन रहे हैं और किंग विलियम स्ट्रीट की तरफ भाग रहे हैं। ये किंग विलियम स्ट्रीट वाकई में एक लंदन में स्ट्रीट थी और यहाँ पे कैसे भीड़ इकट्ठा हो रही है और वो मूव कर रहे हैं कहाँ पे, चर्च ऑफ सेंट मैरी वुलनोथ पे, जहाँ पे एक बिग क्लॉक टावर है जो कि हमेशा 9 o'clock दिखा रही है। हमेशा इन द सेंस कि जब लोग वहां जा रहे हैं तो उनका मैकेनिकल रूटीन का जो टाइम है वो 9 o'clock है, वो अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अब चर्च के पास से जा रहे हैं लेकिन उन्हें चर्च जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये उनकी मैकेनिकल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब उन्हें रिलीजन में कोई भी भरोसा नहीं रह गया है। तो ये उनके मैकेनिकल रूटीन को दिखा रहा है। ठीक है, कि अब क्राइस्ट की इस एज में डेथ हो चुकी है, क्राइस्ट की इन द सेंस की अब रिलीजन की डेथ हो चुकी है, फेथ नहीं है, पीपल मैकेनिकल हो चुके हैं, कॉमर्शियल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं और उन्हें स्पिरिचुअल वैल्यूज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दे आर डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहूंगी, जब आप पढ़ रहे थे मैडम सोसोस्ट्रिस का तो वहां पे लाइंस आ रही थी कि आई डू नॉट फाइंड
आई डू नॉट फाइंड अ कार्ड, कुछ ऐसी लाइन थी, ठीक है, विच आई एम फॉरबिडन टू सी। तो ये एक ऐसा कार्ड है जो स्पिरिचुअल ट्रुथ को दिखा रहा है और मॉडर्न मैन उसे नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दिस कार्ड विच इज ब्लैंक, एक कार्ड है जो ब्लैंक है, वो क्या दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो कार्ड है वो रिलीजन का कार्ड है, लेकिन अब जो मॉडर्न मैन है वो रिलीजन की वैल्यू को समझ नहीं पा रहे, उसकी मिस्ट्रीज को समझ नहीं पा रहे हैं। और द हैंग्ड मैन का जब रेफरेंस आता है तो मैडम सोसोस्ट्रेस ये बताती कि उन्हें हैंग्ड मैन का कार्ड नहीं मिल रहा है, मतलब कि मॉडर्न पीपल ब्लाइंड हो चुके हैं और उन्हें स्पिरिचुअलिटी या गॉड से रिलेटेड चीजें नहीं दिखती हैं, उनकी आईज ब्लाइंड हो चुकी हैं या वो अब स्पिरिचुअली एकदम डेड हो चुके हैं, इसी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दो आपको रेफरेंस मिलेंगे, एक तो क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन का, दूसरा जेम्स फ्रेजर में जो हॉली ग्रेल का जो रेफरेंस है, जेम्स फ्रेजर से लिया गया है हॉली ग्रेल, जिसमें सेक्रीफाइस बताया गया है, सेक्रीफाइस ऑफ द फर्टिलिटी, ठीक है, सेक्रीफाइस ऑफ द फर्टिलिटी मतलब कि जो क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन है और क्राइस्ट ने जो सेक्रीफाइस किया है उसकी बात हो रही है, ठीक है। लास्ट जो है, लास्ट ही है, ओवर ही होने वाला आपका ये लेक्चर। अब लास्ट में रेफरेंस आता है कि देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड आई स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन, तो अभी स्टेटसन का रेफरेंस आता है, ये आपको याद रखना है, ये भी मेमोरी को दिखा रहा है। यहाँ पे टीएस एलियट उसी क्राउड में जो 9 o'clock पे जो लंदन के पास जो सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसी क्राउड में से एक आदमी को स्टॉप कर रहे हैं जिसका नाम है स्टेटसन, और ये इनके साथ एक सोल्जर के रूप में लड़ा था, ठीक है, एक प्यूनिक वॉर था जिसमें ये लड़े थे, और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सिम्बलाइज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको याद रखना है। 1914 से 1918 तक लड़ा गया था फर्स्ट वॉर, तो वैसे ही प्यूनिक वॉर भी लड़ा गया था। प्यूनिक वॉर कब किसके किसके बीच लड़ा गया था, रोम एंड कार्थेज के बीच, ठीक है। और इसमें ये दोनों स्टेटसन और जो स्पीकर हैं वो दोनों उसका हिस्सा थे। अब ये मेमोरी पे बेस्ड है, ये लाइन देखिए, यू हु वर विद मी इन द शिप्स एंड मैली, ठीक है, ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पे प्यूनिक वॉर लड़ा गया था। द कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इज इन योर गार्डन, हैज इट बिगन टू स्प्राउट, विल इट ब्लूम इन दिस ईयर, और हैज द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्स इट बैड, or keep the dog for hands that's friend to man, or with his nails he will dig it up again, you hypocrite lecturer। और जो भी लाइन आ रही है, ठीक है, वो लैंग्वेज मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, ठीक है, तो ये लाइन आ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, द कॉप्स यू प्लांटेड, ये दिखा रहा है आयरनी ऑफ बेरियल, इसका मतलब है ये क्वेश्चन सवाल का जवाब जो है वो नो है, मतलब नो रिजरेक्शन, अब कोई रिजरेक्शन नहीं हो सकता है, अब फेथ ग्रो नहीं होगा, अब लोगों का रिबर्थ नहीं होगा, लोगों का फेथ हो चुका है, रिजरेक्शन नहीं होगा, रीबर्थ अब मीनिंगलेस हो चुका है, और जो मॉडर्न एज की जो कंडीशन है उस पे वो टोटली आप कह सकते हैं बैरन हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, विल इट ब्लूम, इसका मतलब क्या होगा, नो, ओके, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि क्या इस कॉप्स को डिस्टर्ब किया गया है किसी फ्रॉस्ट के द्वारा या डॉग के द्वारा, मतलब कि क्या ये कभी स्प्राउट हो सकता है, क्या ब्लूम हो सकता है। तो डॉग यहाँ पे जो रेफर कर रहा है वो किसको रेफर कर रहा है, डॉग स्टार को, इसको रेफर कर रहा है, डॉग स्टार को, जो कि नाइल रिवर जब भी राइज होती है उसको ये बताता है, और इस तरह वो फर्टिलिटी को दिखाता है। डॉग स्टार जो है इट हेराल्ड्स द राइज ऑफ नाइल रिवर, और इस तरह क्या करते हैं, ये फर्टिलिटी जो बैरन सॉइल में जो फर्टिलिटी है उसे ब्रिंग करते हैं। तो डॉग जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिवनेस को भी दिखा रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हैं ये मॉडर्न एज के लिए जो डिस्ट्रक्टिवनेस है उसको दिखा रहा है, ओके। और कहीं ना कहीं डॉग जो डिग करते हैं, है ना, लाइक जो ग्रेव है या जो भी चीजें उसे डिग करते हैं, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि डिगिंग का मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे जब नो आंसर हो गया मतलब कि अब कुछ भी स्पिरिचुअलिटी नहीं आएगी, ओके। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है, राइट। यहाँ पे जो लाइन आई है कीप द डॉग फॉर हैंड्स, इसका मतलब है कि उसको डॉग को दूर रखो, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी से दूर रखना है, अब कोई भी रीजनरेशन नहीं होगा, ओके। ये दिखा रहा है लोगों के फिजिकल कंफर्ट को और लोगों के इनएक्टिवनेस को दिखा रहा है,
ये देखिए आप बहुत बार ये वर्ड रिपीटेड सुन रहे होंगे मुझसे, क्योंकि ये पूरी जो लाइन्स है ये उसी बारे में ही है। ओके, तो की एल्यूजन्स देखते हैं कि क्या क्या इसमें आ रहा है। पहला एल्यूजन है, आपने जो आज पढ़ा है कैंटरबरी, चौसर का कैंटरबरी टेल्स का रेफरेंस हम देखते हैं यहाँ पे। ये कंट्रास्ट करता है पास्ट एंड प्रेजेंट को। फिर हम एजिकिल का बाइबल का रेफरेंस देखते हैं जो स्पिरिचुअल स्टैरिलिटी को दिखा रहा है। फिर मैरी का हम रेफरेंस देखते हैं जो यूरोपियन हिस्ट्री को, एरिस्टोक्रेसी को दिखा रहा है, फ्रैगमेंटेड मेमोरी को। फिर हम टैरेट वाला पढ़ते हैं सोसोस्ट्रिस का, ये फॉल्स स्पिरिचुअलिटी को दिखा रहा है। दांते का इन्फर्नो का भी हम रेफरेंस देखते हैं जिसमें सिटी को एज अ हेल बताया गया है। यहाँ पे सिटी आपको याद रखनी है लंदन। ओके, बैरियल राइट को भी हमने देखा, क्रिश्चियन की बैरियल राइट को, ये डेथ ऑफ फेथ दिखा रहा है। तो ये पूरे पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी। हालांकि ये पोएम डिफिकल्ट है, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई हों। ठीक है, और हायासिंथ गर्ल का भी जिक्र है इसमें। तो इस पूरी पोएम का ये एंटायर, अगर पूरी पोएम को हम देखें तो ये पूरी पोएम की थीम को ये पार्ट बताता है, और कहीं ना कहीं मॉडर्निस्ट पोएम की टेक्निक को भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। फ्रैगमेंटेशन, एल्यूजन मेथड, मिथिकल स्ट्रक्चर, ये सारी आपने इस पार्ट में पढ़ ली है। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा द वेस्टलैंड का। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, कई तरह के पूछे जाते हैं। BA MA की बात करूँ तो उसमें 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, और आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, थीम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, या 5 नंबर में भी बन सकता है अगर क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाए किसी एक पर्टिकुलर एपिसोड को देख के। तो आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है, और आपको काफ़ी मटेरियल मिल चुका है इसमें। ठीक है, सो द बरियल ऑफ द डेड प्रेजेंट करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन को एज स्पिरिचुअली डेड that is incapable of regeneration and haunted by fragments of a meaningful past. Through dense allusions, Eliot expresses the fear, emptiness, and paralysis of post-war humanity. Okay? और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ आपके साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अप्रैल रेफर करता है क्रुएलिटी को, विंटर रेफर करता है कंफर्ट को, हायासिंथ फील्ड लव एंड सेंशुअस लव को भी रेफर करती है, लंदन अनरियल सिटी को रेफर करता है, क्राउड लिविंग डेड, जो पीपल है डेड हो चुके हैं उनको रेफर कर रहा है, और डस्ट क्या है, फियर ऑफ डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये MCQs हैं कई सारे, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं कि क्या क्या रेफरेंस है, कहाँ से क्या रेफरेंस लिया गया है। तो आप अब द बैरियल ऑफ द डेड में कोई गलती नहीं करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द ही जल्द आपके लिए ला सकूं। तो आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करती है, आपका रिस्पांस मेरे लिए बहुत मैटर करता है, जो ताकि मुझे आइडिया मिल सके कि ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।